नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का ब्रॉडकास्ट, जहां हम आपको वो खबरें सुनाते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। एक बार फिर संसद सदस्य हरभजन सिंह चर्चा में हैं, क्योंकि ओमान में रहने वाली कमलजीत कौर की जान बचाने में उन्होंने काफी मदद की है। बता दें कि लड़की को उसके नियोक्ता ने अवैध तरीके से बंधक बना रखा था। हरभजन सिंह हमेशा दूसरों के मददगार रहे हैं। जब वह जोधपुर आए तब उन्होंने कहा था कि जोधपुर उनके लिए लकी है। हरभजन से भज्जी बनने की शुरुआत उनकी यहीं से हुई थी और यहाँ पर खेलने के बाद ही उनका टीम में सिलेक्शन हुआ था। पंजाब केसरी से रौनक पारिक की रिपोर्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर रहीं। शेख हसीना अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। इससे पहले वे दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह करीब 11 बजे पहुंची थी। यहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने पारंपरिक कलाकारों ने लोक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान वे खुद को नहीं रोक सकी और कलाकारों के साथ एयरपोर्ट पर ही डांस किया। शेख हसीना की यात्रा के समय दरगाह को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह खाली करा दिया गया। बांग्लादेश प्रधानमंत्री के साथ उनकी कैबिनेट के 30 से ज़्यादा मंत्री और रिश्तेदार भी आए। शेख हसीना ने दरगाह कमेटी के विजिटर बुक में बांग्लादेशी भाषा में अपना संदेश लिखा। इसके बाद उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का भी दस्ताबंदी की गई। करीब 1 घंटे तक दरगाह में जियारत करने के बाद शेख हसीना का काफिला बजरंगगढ़ स्थित सर्किट हाउस पहुंच रेस्ट किया। बाद में जयपुर के विशेष विमान से ढाका के लिए रवाना हुई। वहीं उपराष्ट्रपति बनने के बाद जगदीप धनखड़ पहली बार झुंझुनू में अपने गांव किठाणा पहुंचे। जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज किसान परिवार का कोई व्यक्ति इस पद तक पहुंचा है, इसे देखकर संविधान निर्माता को बड़ा सुख मिलेगा। मैं इस मिट्टी का लाल हूं और हर दिन गांव को याद करता हूं। गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे वे गांव पहुंचे, जहां गांव वाले उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद वे सबसे पहले अपने आराध्य बालाजी के मंदिर पहुंच पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद अपने घर को गए, जहां उन्होंने अपने दोस्तों और परिवारजनों से मुलाकात की। फिर वह स्कूल में गए, जहां उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने स्कूल की नई बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया। सभी बच्चे देश के उपराष्ट्रपति को अपने बीच पाकर काफ़ी खुश दिखे। ग्रामीणों ने कहा कि धनखड़ का आना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। वहीं राजस्थान के सियासी गलियारों में एक मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ERCP, जहां केंद्र सरकार इस परियोजना को तवज्जो नहीं दे रही है, वहीं इस पर राज्य सरकार आगामी चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। ERCP यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जितना इसका नाम बड़ा है उतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली की गांव ढाणियों में पानी पहुंचाने का सपने का नाम है यह परियोजना। यह प्रोजेक्ट राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कार्यकाल में बनी थी। इसके जरिए इन 13 जिलों में पीने के पानी और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जरूरत पूरी होनी है। पूर्वी राजस्थान की इस योजना के जरिए राजस्थान के लगभग 24% हिस्से को कवर करने की योजना है, जिसका लाभ राज्य की 41.13% आबादी को मिलेगा। प्रोजेक्ट 3 चरणों और 7 साल में पूरा होना है। बजट की बात करें तो इसके लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस योजना के लिए कांग्रेस सरकार विधानसभा में विशेष सत्र बुलाएगी और राष्ट्रीय परियोजना का संकल्प पारित कर इसे केंद्र में भेजने की तैयारी में है। गहलोत सरकार इसे प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। ERCP को लेकर CM अशोक गहलोत ने सर्वदलीय में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी हामी भरते हुए कहा कि हम तैयार हैं। बीजेपी ने खुद को ERCP प्रोजेक्ट के पक्ष में बताया है, लेकिन राजस्थान सरकार पर राजनीति करने के आरोप भी लगाए हैं। क्या 2023 में ERCP पर लड़ा जाएगा या विभिन्न मुद्दे उस समय अपना जलवा दिखाएंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। वहीं देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट 2022 का परिणाम घोषित हो चुका है, जहां कोटा ने अपना परचम लहराया है। कोटा की एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली छात्रा तनिष्का ने ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है, जिसमें छात्रा तनिष्का ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा तनिष्का कोटा में रहकर पिछले 2 सालों से नीट UG की तैयारी कर रही है। वो वहीं ऑल इंडिया में दूसरी रैंक वत्स आशीष बना और तीसरी रैंक पर ऋषिकेश नागभूषण गांगुली रहे हैं। इन दोनों छात्रों ने भी 715 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं अगर टॉप 100 की बात की जाए
तो इस कोचिंग से 30 से अधिक छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। एनटीए द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 18,72,343 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 17 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी। देश विदेश के 497 शहरों में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए 3,570 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। देश के बाहर भी अबू धाबी, बैंकॉक, कोलंबो, दोहा, काठमांडू, मनामा, मस्कट सहित कई देशों में यह परीक्षा आयोजित की गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस चीज के लिए मैंने इतने एफर्ट्स किए थे, मेरे आसपास सब लोगों ने इतना कुछ किया था मेरे लिए, तो मुझे फाइनली लग रहा है मैंने उनके लिए कुछ किया। सर यहाँ का माहौल काफी अच्छा है, मतलब अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बच्चे अगर डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो उनके पर्सनल लेवल की बात है, बट कोटा का माहौल काफी अच्छा है। प्रदेश में लंपी बीमारी का कहर छाया हुआ है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बीमारी से हर दिन 2,500 गायें मर रही हैं। सच्चाई इसके उलट है, जबकि हर दिन 200 गाय अपना दम तोड़ रही है। धीरे धीरे यह आंकड़ा 20,000 तक पहुंच गया है। अकेले बीकानेर में हर दिन 250-300 गायें अपना दम तोड़ रही हैं, जिन्हें उठाने के लिए नगर निगम के संसाधन भी कम पड़ गए हैं। बीकानेर शहर की गायों को शहर से थोड़ी दूर पर जब जोड़ बीड़ एरिया में फेंका जा रहा है, जहां आमतौर पर विदेशी गिद्धों के लिए भोजन की कमी रहती है। बीकानेर शहर के अलावा अन्य एरियो में भी लंपी का प्रकोप जबरदस्त है। बीकानेर शहर में गायों के शव उठाने का जिम्मा नगर निगम के पास है। निगम के एक सफाई कर्मचारी ने बताया कि हर रोज 200 से 300 गायों को जोड़बीड़ एरिया में ही फेंका जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं खुले में फेंका जा रहा है, तो कहीं जेसीबी मशीन से खड्डे खोदकर गायों को दफनाया जा रहा है। वहीं जोधपुर में अपने ही गुरुकुल में नाबालिग छात्रा के रेप के मामले में आसाराम बापू की जमानत को रद्द कर दिया गया है। यौन दुराचार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम द्वारा जमानत पाने को लेकर अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तमाम प्रयास असफल साबित हुए। इसके बाद आसाराम के समर्थन में ट्विटर पर अब न्याय कब मिलेगा ट्रेंडिंग पर है। अब आसाराम के समर्थक सोशल मीडिया के जरिए आसाराम को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। गौरतलब है कि आसाराम की ओर से अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जमानत याचिका, इसके अलावा पैरोल प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए, लेकिन उनमें भी वे असफल रहे। आसाराम लगातार जेल से बाहर आने की छटपटाहट में है, लेकिन कानून और भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते वे जेल के सलाखों के पीछे है। गौरतलब है कि 86 बसंत देख चुके आसाराम लगातार बीमारी के चलते भी जमानत पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यह भी दलील कोर्ट में काम नहीं आ रही है। पूरे देश में गणपति महोत्सव की धूम चल रही है। मंदिर मोहल्ले से लेकर गली गली में गणपति पांडाल लगाकर पूजा अर्चना करने की लोग तैयारियां कर रहे हैं। मगर राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहां इको फ्रेंडली गणपति पर्यावरण का संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, साथ ही गायों में फैली लंपी महामारी को भी खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल बीकानेर को छोटी काशी यूं ही नहीं कहा जाता। देश भर में होने वाले सभी धार्मिक पर्वों को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस प्रकार महाराष्ट्र में बड़ी धूम से गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक उसी तरह बीकानेर में भी भक्त हर्षोल्लास से भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व में प्रतिदिन 108 भगवान गणेश की पार्थिव प्रतिमा पूरे विधान से प्रत्येक पार्थिव को मंत्रोच्चार द्वारा तैयार किया जाता है। परिवार वाले साल भर गणेश जी का इंतजार करते हैं। चौथ को गणेश जी आते हैं, फिर हम सब धूमधाम से गणेश जी की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और लास्ट दिन होम करके गणेश जी का विसर्जन करते हैं। क्या प्रार्थना की है ईश्वर भगवान से? यही सब सुख शांति हो, हर तरह से रोग दूर हो। किस तरह का आनंद रहता है, किस तरह इंतजार रहता है आपको? बच्चे को उमंग और उत्सव का आनंद रहता है। देखिए, पिछले 12 साल से हम अपने निवास स्थान पर गणेश जी का जो महोत्सव चल रहा है उसमें पार्थिव गणपति बनाते हैं। पहले हम 1008 गणेश जी बनाते थे, अभी 108 गणेश जी बनाते हैं। तो इसके लिए पहले हम अपने भाद्रपद तृतीया को कोने सरोवर से मिट्टी लाते हैं और मिट्टी को खूब छान कर और गंगा जल और चिवड़ा और हल्दी मिला के मिलाते हैं और अष्टगंध इसमें मिलाते हैं। और उसके बाद में पूरा परिवार मिलके 108 गणेश जी रोज बनाते हैं और उन गणेश जी का पंचोपचार पूजन करते हैं और अथर्व शीर्ष के पाठ के द्वारा नैवेद्य अर्पण करते हैं गणेश जी के। वहीं राजस्थान वासियों के लिए मिस्र की सभ्यता से रूबरू होने का अनोखा अवसर है।
एशिया महाद्वीप में पहली बार जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अलंकार म्यूजियम में 7 अक्टूबर तक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र बीकानेर की धौरा इंटरनेशनल आर्टिस्ट सोसाइटी और मिस्र की संस्था फहरोज लैंड की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में मिस्र के प्रसिद्ध शासक तूतनखामून के 3500 साल पुराने मकबरे में दफनाई गई वस्तुओं की लगभग 250 प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया। बुधवार शाम राजस्थान के कैबिनेट मंत्री श्री बीडी कल्ला ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्र की महानिदेशक श्रीमती गायत्री राठौड़, क्यूरेटर अहमद लतीफ उस्ता समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी के भारतीय संयोजक चित्रकार मनीष शर्मा ने बताया कि सन 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविदों की एक टीम ने तूतनखामून की कब्र को खोजा था। तूतनखामून की कब्र को हार्वर्ड कार्टर ने खोला। इस ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र द्वारा 7 सितंबर को इस तूतनखामन जो एग्जीबिशन है इसका इनॉग्रेशन किया गया है और ये 7 अक्टूबर तक पूरे 1 महीने के लिए जयपुर में रहेगी। इस प्रदर्शनी का जो आयोजन है इसका मेन उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जवाहर कला केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है वो भी इसका उद्देश्य है। मिस्र के महान शासक तूतनखामन के मकबरे से कई जो प्रतिकृतियां सामान मिले हैं, उनकी 250 से भी अधिक रेप्लिका जो है इसमें प्रदर्शित की गई हैं। ये इसको मिले हुए 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं 4 नवंबर को। 4 नवंबर 1922 को एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट ने इसको ढूंढा था और ये 4 नवंबर 2022 इसका 100 साल पूरा और पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जयपुर शहर इसको सेलिब्रेट कर रहा है जवाहर कला केंद्र। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।